जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भाई चंद्रवीर सिंह जी के इस अभिनंदन समारोह में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई अशोक जी, चंद्रवीर सिंह जी, भाई राजकुमार जी, मनीष प्रजापति जी और टोंक से पधारे हुए हमारे पार्टी के और मोर्चा के सभी प्रमुख नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों के इस जोश और ऊर्जा के कारण भारतीय जनता पार्टी ने टोंक जैसे जिले से एक ऊर्जावान नौजवान को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी दी है। इसके लिए आप सब लोग बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। कोई नारे लगाएगा और कोई कुंवारा होगा तो उसकी ज्यादा ध्यान रखेंगे हम लोग। मित्रों, वैसे तो आप सब लोग आपके जोश और नारे से मैं अंदाज लगा सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में भले ही कभी चुनाव जीते हारे, लेकिन वैचारिक धरातल के तौर पर टोंक जिले की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में एक बड़ी विशेष भूमिका रही है। और ये भी आप लोगों को, अधिकांश लोगों को ध्यान नहीं होगा कि मैंने भी अपनी छात्र राजनीति के जीवन की शुरुआत 90 के दशक में जब दूनी के स्कूल में हड़ताल हुई, वहां से शुरू करी है। तब आप समझ सकते हो कि पार्टी और व्यक्ति के लिए टोंक का कितना महत्व है। दूसरा, लोग राजनीति और समाज में अनेक किस्म की बातें करते हैं। मैं जब गांव से आया था तो मैंने भी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन मैं जब जयपुर में उतरा और उतरने के बाद सबसे पहली बार जिस संगठन का साक्षात्कार हुआ, और मुझे ये कहने में कतई हर्ज नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो संस्कार दी, जो ताकत दी, उसी के कारण आज मुझे ये मान और प्रतिष्ठा मिली है। मैं चूरू जिले के एक छोटे से गांव के साधारण किसान घर में पैदा हुआ, और इसलिए कोई कार्यकर्ता जब आनंदित होता है, लोग पूछते हैं तो किसी पार्टी में साधारण परिवार के साधारण कार्यकर्ता को यदि मान सम्मान कहीं मिल सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और हमें ऐसे संस्कार मिले कि सब समाज को साथ लेकर चलना है। और ये जब संस्कार थे कि व्यक्ति की पहचान केवल उसकी जाति के कारण नहीं, उसके काम और ईमानदारी के कारण है, उसकी पहचान उसके संगठन के कारण है, उसकी पहचान उस संगठन के कारण है जो हमें बहुत सीखने और सिखाने का अवसर देता है। इसलिए जब मैंने आपको कहा कि मेरे जीवन की शुरुआत छात्र जीवन की, छात्र राजनीति की टोंक के दूनी के उस स्कूल से हुई, और ये भी संयोग है कि ये तो मन में संस्कार थे ही, परिवार के भी थे, संगठन के भी थे, लेकिन वहां से जब उस हड़ताल से फ्री होके जब टोंक गया तो पहली बार किसी वाल्मीकि भाई के घर पर भोजन भी पहली बार वहां नसीब हुआ।
लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि राजनीति में जब लोग जाति पंथ बिरादरी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी इस समाज की और इस भावना की बात करती है। और मुझे खुशी है कि पार्टी की अग्रिम संगठन में भारतीय जनता युवा मोर्चा में हमने हमारे वाल्मीकि भाई को प्रदेश महामंत्री बनाकर उसका सम्मान किया है। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि हमें किसी एक जाति को तुष्ट करना है। ये देश भी रंग बिरंगा इसलिए कि सब जातियों का समावेश है। ये देश भी रंग बिरंगा इसलिए है कि इस देश का भाषा, खान पान, रहन सहन, बोली, ये तमाम किस्म की विभिन्नताएं हैं। फिर भी भारत पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने स्वाभिमान से खड़ा है, क्योंकि यदि किसी देश में अनेकता में भी एकता है तो उस देश का नाम भारत है। और इस भारत की विशेषता को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आओगे, और तादाद में आओगे लेकिन इतना सारा जोश होगा, एकदम ऐसे पावरफुल जनरेटर की तरह कि बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं हो, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है ना। तो जिस पार्टी के नौजवानों की बैटरी चार्ज हो, अभी अशोक जी कह रहे थे 2023, डॉक्टर राममनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। 23 आएगा, 23 देखेंगे। 23 से पहले भी मुझे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि कल ही कांग्रेस पार्टी की खाट टूट गई थी, राहुल गांधी आए। तो जिस पार्टी की खाट टूट जाए और खाट खड़ी हो जाए तो अपने को 23 तक इंतजार किस बात का करना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुझे आज खुशी है कि पार्टी का एक बड़ा नौजवान तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैंने छात्र राजनीति के बाद जब अपने जीवन की शुरुआत की तो मैंने कदाचित अशोक जी और चंद्रवीर जी और राजकुमार जी और मनीष जी जैसी तरीके से की, एक साधारण कार्य समिति के सदस्य के नाते जुड़ा। अब समय बदल गया, लेकिन मैं जब युवाओं के बीच में जाता हूं, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं, तो आज तो आप लोग बहुत सहूलियत के और बहुत उस तरीके के परिवेश में कि जब विचारों का चारों तरफ एक इस तरीके का आवरण चारों तरफ समाज में भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवाद का दिखता है। लेकिन मैं जब कॉलेज में आया तो बड़ा मुश्किल था। लोग बुलाने भी देते थे, कहां फंस गया, किन लोगों के बीच में फंस गया। लेकिन उस समय चुनौतियां इतनी ज्यादा थी, विपक्ष के नाते मुद्दे इतने ज्यादा थे, तो उस समय का वातावरण एक अलग किस्म का था। और उस जमाने में प्रदेश महामंत्री के रूप में साधन नहीं थे, तो राजस्थान का अधिकांश दौरा रोडवेज की बसों से, रेलगाड़ियों से किया। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो प्रतिकूलता आज ध्यान में आती है, जहन में आती है। आज तो आप एक आवाज पर सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हो। 4 घंटों में राजस्थान के 5-6 घंटों में दूसरे कोने पे पहुंच जाते हैं। हमें तो पूरे दिन लगते थे, 2-2 दिन और रात भी लगती थी। और मैं आज उस संघर्ष के बाद में आज पार्टी के इस ऊर्जावान नौजवान शक्ति के अथाह समुद्र को देख रहा हूं। और इसी कारण आप सब लोग जानते हैं, जो इतिहास को समझते हैं, आजादी के बाद भारतीय राजनीति के इतिहास में 2 बड़े आंदोलन हुए। एक आपने सुना होगा कि जनता पार्टी बनी, आपातकाल का संघर्ष हुआ। दूसरा आंदोलन श्री राम जन्मभूमि का हुआ। और तीसरा राजनीतिक आंदोलन, ये राजनीतिक आंदोलन था जब 2014 में भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी की अराजकता, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को लात मारते हुए हिंदुस्तान में पहली बार
इतना बड़ा क्रांतिकारी राजनीतिक बदलाव आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक पूरे बहुमत के साथ पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार हिंदुस्तान में बनी। उसका कारक कोई था, उसकी ऊर्जा कोई थी, तो वो सब हिंदुस्तान का नौजवान था जिसने ठान ली थी इस बार सत्ता की क्रांति, सत्ता का परिवर्तन जो हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है। और इसलिए नौजवान भाइयों, मुझे लगता है कि अभी मिशन पूरा हुआ नहीं। मैं जब अध्यक्ष बना तो मुझे लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी के 70 लाख सदस्य बन गए, हिंदुस्तान में 17 करोड़ हो गए, आपकी सरकारें भी लगभग सब जगह आ गई, अब आपका मिशन क्या है? जितने जितने मुद्दे दिखते थे उन मुद्दों का समाधान भी होता चला गया, लेकिन इस बात के तो हम लोग साक्षी हैं कि 50 वर्ष की सत्ता में नेहरू गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में केवल नारे दिए, लेकिन इस देश में नारों को साकार करने का काम किसी ने किया तो आपकी पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वाजपेयी जी के समय जो सुधार की शुरुआत हुई देश में, उसको नरेंद्र मोदी जी ने ऊंचाइयां दी। मित्रों, इन बातों का आपका ध्यान तो है, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको बैंक का खाता खुलने में मुश्किल हुई होगी। ये मुश्किल मेरे साथ भी थी कि कॉलेज में आने के बाद जब बैंक का खाता खोलने के लिए गया तो दिक्कत आई थी। बात छोटी है, लेकिन 41 करोड़ लोगों को जन धन के खाते खोलकर हिंदुस्तान के लोगों को ये सौगात किसी ने दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। इस देश में जब लैंगिक असमानता हुई तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से इस देश की बेटियों को इज्जत और मान सम्मान का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। गैस कनेक्शन के लिए तरसते थे तो उज्ज्वला के गैस कनेक्शन, आज 11 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन भारत की धरती पर किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया। हिंदुस्तान के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, ये सौगात भी किसी ने दी तो प्रधानमंत्री वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक दी। इस देश में बदलाव हुए मित्रों, लेकिन आप सब जानते हो, आप सब लोग राम भक्त हो, आप सब लोग देशभक्त हो। आपने और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत के देश में किस तरीके का आंदोलन हुआ, 500 वर्षों का संघर्ष हुआ और लाखों लोग बलिदान हो गए, पर मन में यह तसल्ली नहीं थी कि भगवान राम का उसके देश में कभी मंदिर बन सकता है क्या। ये कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती थी कि राम काल्पनिक पात्र थे, राम सेतु जैसी कोई बात थी नहीं, और आज वो राम के नाम पर किस तरीके से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आपकी ताकत के बूते पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने सबने टीवी की स्क्रीन पर देखा होगा कि अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया और भगवान राम की महिमा का मंडन करके पूरी दुनिया को दिखाया। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, लेकिन उसको जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान और चीनी परस्त लोगों ने इस तरीके से विवाद खड़ा कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उंगलियां उठने लग गई। और हम हमेशा कहते आए थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आप अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, रोज शहादत होती थी, तो आपके मन में यह प्रश्न आता ही था कि ये आतंकवाद का सिलसिला कब रुकेगा। इस तरीके से एक के बाद एक जवान लोग कब तक शहीद होते रहेंगे। तो आप लोग ये चर्चा करते थे कि धारा 370, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 खत्म हो जाए तो कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए। राम मंदिर से लेकर कश्मीर की समस्या के समाधान को यदि किसी ने बखूबी किया है तो भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने करके उन आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ने का काम इन्हीं नेतृत्व ने किया, उनकी ताकत और मजबूती के साथ। ऐसी पार्टी जो सब समाज को साथ लेके चलती है। हमारा राजनीति का अंत्योदय और राष्ट्रवाद का विचार, ये सबको साथ लेकर चलने का, सबको साधने का। लेकिन मिशन पूरा इसलिए नहीं हुआ
कि इस देश में यदि किस तरीके की जाति के, पंथ के, मजहब के झगड़ों की कोई कारक है, इस देश के विकास को किसी ने अवरुद्ध किया, इस देश में भ्रष्टाचार का पहाड़ किसी ने खड़ा किया, तो उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए हमारा मिशन है कि राजस्थान में अब ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए कि जनता के बीच में जो धारणा बनी है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, राजस्थान के भोले भाले लोगों को कभी कर्जा माफी के नाम पे, कभी किसी दूसरे नाम पे वोट तो बटोर लिए जाते हैं, लेकिन ये सरकार उनसे वादा खिलाफी करती है। इसलिए मुझे अध्यक्ष बनने के बाद जब पूछा कि अब आपका मिशन क्या है, हमने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं की ताकत के बूते पर इस धारणा को खत्म करूंगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, अब तो हर बार ही बीजेपी आएगी, ये राजस्थान अजय बनेगा। इस भावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया है। हमारे सभी मोर्चों का गठन हुआ है, इसको आपको नीचे तक पहुंचाना है। केंद्र की सरकार की तमाम नीतियां, उन नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, ये सुनिश्चित करना है। और केवल नारों की राजनीति नहीं, सरोकारों की राजनीति के जरिए इस देश में बदलाव का काम हम लोग करें। मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में वैश्विक महामारी थी, लोगों के सामने संकट था, लोगों को खतरा था, डर था, भय था, लेकिन हिंदुस्तान और राजस्थान की एक बड़ी आबादी दुविधा में थी कि हमारा होगा क्या, हमें संबल कौन देगा, सहारा कौन देगा, राशन कौन देगा, आंसू कौन पहुंचेगा। मुझे खुशी है कि इस कोरोना के कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के कार्यकर्ताओं के कोरोना के कालखंड में किए गए सेवा कार्यों की प्रशंसा की और राजस्थान को उसके बारे में अव्वल बताया कि राजस्थान के कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संकट के समय राजस्थान की जनता का साथ दिया। और इसलिए इस पार्टी को, आपके मोर्चे को भी हम लोगों को एक सामाजिक शक्ल देनी है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। राजस्थान की जनता के साथ बहुत छलावा हुआ है। कई वर्षों की राजनीति सिर्फ नारों में, सिर्फ जाति, पंथ और मजहब में बांटने की रही है। और ये ठीक ही कहा कि अब हम लोगों को कांग्रेस पार्टी की इस कुनीति का जमकर जवाब देना है। जब छोटी लाइन को बड़ी किया जाता है तो उसके लिए पूरी ताकत और मजबूती के साथ लगना होता है। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग संगठन के विचार और नीति के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी निश्चित रूप से भाई अशोक जी, चंद्रवीर जी, मनीष जी और राजकुमार जी जैसे ऊर्जावान नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे बहुत लोग यहां भी बैठे होंगे जो अलग अलग जगह काम करते होंगे, उनका मान सम्मान किसी कारण है तो आप समझते होंगे कि घर में और पड़ोस में भी है, तो लोग इज्जत और मान सम्मान के साथ देखते होंगे। ये फर्क तो समाज ने कर लिया कि कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता के नाते भी यदि तुलना करेगा तो आपको ज्यादा बेहतर मान सम्मान मिलता है। इसलिए आपके लिए तरक्की के रास्ते खुले हैं। आप सब लोग इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा के साथ, इस मंत्र के साथ मिलजुल कर हम काम करेंगे। टोंक जिला भी अजय और अभेद बने, टोंक जिले का युवा मोर्चा और ज्यादा सशक्त हो और पार्टी सब लोगों को साथ लेकर चले। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो विरोधी विचार के लोग हैं उनका एक ही एजेंडा बचा है, क्योंकि उनकी दुकानें खत्म हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज करते थे, देश को लूटते थे, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस दिन से इन कांग्रेसी जमात के लोगों की, तमाम लोगों की दुकानें बंद हो गई और इसलिए इस देश में एक बड़ा बदलाव आया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग
इस महान भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने शहादत दी और बाद में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जैसे हमारे नेताओं ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं कि टोंक जैसे जिले में आपने बेहद परिश्रम करके पार्टी को मान्यता दी है। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, किसानों की मांगों को लेकर, क्योंकि कल राहुल गांधी जी आए थे और इससे पहले जब 2018 में आए थे तो तेजाब फिल्म के गाने की तरह माधुरी दीक्षित जब नाचती है तो वैसे 1 2 3 4 आपने देखा होगा, कई लोगों ने, कई मुस्कुरा रहे थे कि होगी 10 की गिनती सिखाई उन्होंने राजस्थान। अब राजस्थान के किसान इंतजार कर रहे थे कि महापुरुष फिर आ गए। उस गिनती का क्या हुआ? 2-2.25 सालों में किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, अलबत्ता सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं जरूर कर ली। और इसलिए राहुल गांधी जी के दौरे की फिल्म क्या हुआ तेरा वादा जैसी रह गई। खाट टूटी वो तो अलग, या तो इनकी खाट ही कमजोर है, और जिनकी खाट कमजोर होती है उनकी टाट पे भी जनता जल्दी से मारती है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की ताकत के बूते पर हम सब लोग एक अच्छा संगठन खड़ा करें, अच्छा आंदोलन खड़ा करें आने वाले समय में, ताकि इस सरकार को, जैसे मैंने कहा कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती, अभी तक का बचाव तो कोरोना ने कर दिया। क्योंकि जो ही हम लोग कुछ करते, सरकार कहती साहब कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, और वो खुद तोड़ते वो तो नहीं देखते, लेकिन 100 से भी ज्यादा मुकदमे हमारे सांसद और विधायकों पर इस राज्य में लगे हैं। फिर भी हमें परवाह नहीं है। हम लोगों को जो जो ये कोरोना का संक्रमण उतार पर होगा, एक बड़े आंदोलन की रचना करनी है, उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिएगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए और चंद्रवीर जी का आपने बहुत जोश के साथ आपने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि टोंक का युवा किसी चादर की